हाँ जी, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्वेयर बेल्ट पर बेस्ड है, कन्वेयर बेल्ट के कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ ध्यान दें, एक बार सुनिएगा। ये बेटा दो रोलर सिस्टम है, ये दो सिलेंड्रिकल रोलर्स बने हुए हैं और इन पर बेल्ट टाइट है, ठीक है। रोलर्स के साथ ये बेल्ट रेगुलर मूव कर रहा है, कोई समस्या नहीं। रोलर्स का जो रोटेशन है, बेल्ट का जो रोटेशन है, वो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, ओके। कन्वेयर बेल्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। कन्वेयर बेल्ट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो हम लोगों ने ले ली v, ठीक है। तो दोनों रोलर्स हैं, इनके लिए गैप दे दिया था मैंने l, ये रोलर 1, ये रोलर 2, ठीक है। तो दोनों रोलर्स में गैप कितना है बच्चों? l। तो क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनना अच्छे से। A block of mass m is projected horizontally। एक ब्लॉक लिया हम लोगों ने, ब्लॉक का मास कितना लिया m, और इसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है ऑन अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ लेंथ l, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट की लेंथ हम लोगों ने l ऑलरेडी ले ली है। ऑन टू स्मॉल रोलर मूविंग एट स्पीड v, और बेटा यहाँ पर दो रोलर्स के साथ अटैच्ड है और ये v वेलोसिटी से रनिंग में है, ठीक है बेटा। फाइंड द स्पीड एट विच द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड सो दैट द हीट डिसिपेटेड अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द दिस मैक्सिमम हीट। बेटा सबसे पहले तो आपको ये काउंट करना है, हीट डिसिपेटेड अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम। सबसे पहले तो अपने को इस बात पर फोकस करना है, समझ गए? ओके, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से समझना, बहुत ढंग से सुनो। ये बेल्ट रेगुलर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जाना। अब आपने क्या किया बेटा, एक स्मॉल ब्लॉक लिया और ये जो स्मॉल ब्लॉक है इसको आपने थ्रो किया, तो v0 स्पीड से अपने थ्रो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है आपको काउंट करनी है, और ये वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए, ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि फ्रिक्शन की वजह से जो भी एनर्जी लॉस हो मैक्सिमम रहे, ठीक है। अब आप सोचो कि जब आपने ब्लॉक को राइट साइड थ्रो किया था, तो जो बेल्ट है वो किस तरफ है बताइए। अगर हम लोग कंपैरेटिवली बात करें तो ब्लॉक को आपने राइट साइड मोशन दिया तो बेल्ट की जो लेयर जो उस बॉडी के कांटेक्ट में रहेगी लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश करेगी, यस और नो? मानते हो इस बात को? तो ये तो आप भी इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि ये ब्लॉक इस कन्वेयर बेल्ट पर जितने लंबे टाइम तक चल पाएगा, जितने लंबे टाइम तक ये इस पर मोशन करेगा, उतने ही लंबे टाइम तक क्या होगा, हीट बनती रहेगी। मानते हो इस बात को कि मोशन का अपोज चलता रहेगा? डन? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि फाइनली ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉडी है, ये बेल्ट के लास्ट तक चली जानी चाहिए, और लास्ट तक जाने पर इस पर एक बार के लिए मोमेंट्री रेस्ट होना चाहिए, यस और नो? डन? इस बात का लॉजिक इस पर टिका हुआ। आपसे पूछा गया कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो दैट हीट डिसिपेशन रिमेन मैक्सिमम, ठीक है। अब हीट डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा? जितने लंबे टाइम तक ये बॉडी चल पाएगी बेल्ट पर, उतने ही टाइम तक यहाँ पर हीट डिसिपेशन चलता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बात का आंसर तो इसमें छुपा हुआ है, ये पार्ट तो इसका ईजी है। ये जो अगला पार्ट है इसमें आपको हीट भी काउंट करनी है, वो है इसकी रियल कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सुनिएगा। चलो सबसे पहले हम लोग बात करें, ध्यान देना अच्छे से, वर्क एनर्जी थ्योरम। W क्या था? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा कितना होगा? म्यू mg/L, यस और नो? म्यू mg/L, यस बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ m v0 स्क्वायर,
जैसे बोलो फाइल तो जीरो हो गया, दोनों तरफ आप नेगेटिव अप्लाई कर दो, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन सपोर्टिव थोड़ी ना होगा, पोजीशन टेंडेंसी रखेगा, तो यहाँ माइनस दे दो, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। डन, पोटेंशियल। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में बेटा वेलोसिटी 2 म्यू जी एल, ये हमारे पास वेलोसिटी अवेलेबल है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आंसर तो आ गया। तो आपको फिर बाद में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, हीट अमाउंट भी काउंट करना है, बस यहीं पर है दमदार चीज़, यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। तो चलो आओ, इनिशियली बेटा जब आपने थ्रो किया तो टाइम कितना था, 0। जब बेटा ब्लॉक इस अनदर एंड पर पहुंचा तो यहाँ तक टाइम कंजप्शन रहा, कितना ले लिया बेटा, T1, कितना ले लिया बेटा, T1। अब इसके बाद की स्टोरी आपको फिर से सोचनी पड़ेगी। आप सोचिए, जब ये ब्लॉक रोलर 2 पर पहुंचेगा, रोलर 2 पर पहुंचेगा, उस समय क्या होगा, एक बार मोमेंट्री रेस्ट पर आएगा, रुकेगा जाके, वेलोसिटी 0 होगी, मोमेंट्री रेस्ट। लेकिन जो कन्वेयर बेल्ट होगा रेगुलर किस तरफ जा रहा था, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, ब्लॉक पर फिर से जर्क बनेगा। सोचिए, इनर्शिया का जर्क बनेगा ना। अब इनर्शिया की वजह से ब्लॉक तो अपनी जगह रुकना चाहेगा और बेल्ट इसको लेफ्ट में ले जाना चाहेगा, तो क्या होगा, किस तरह फोर्स फील करेगा, राइट साइड, यस और नो। अरे भाई, इनर्शिया की वजह से अपोजिट में जैसा आप व्हीकल चलता है तो आप बैक थ्रस्ट फील करते नहीं करते, तो जो ब्लॉक है वो किस तरफ, एक बार फोर्स किस तरह फील करेगा ना, राइट साइड। मानते इस बात को। अब ये बेल्ट के साथ चल रहा है और मान लीजिए यहाँ तक बेल्ट किसी भी डिस्टेंस तक जो ब्लॉक है समझो इस लोकेशन तक आया, यहाँ तक क्या होता, बेल्ट तो इसको लेफ्ट में जाना चाह रहा था और ब्लॉक राइट में जाना चाह रहा था, लेकिन इस लोकेशन पर आके क्या हो गया, मैनेज हो गया और अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो ये जो डिस्टेंस कवर की घटा है यहाँ तक की लेंथ मैंने कितनी ले ली, L1। यस और नो। और बेटे रोलर 2 से पोजीशन नंबर 3 तक आने में जो टाइम लगा उसमें मैंने क्या ले लिया था, T2। ये टाइमिंग कितना लगा था, T2। और T2 लोकेशन मतलब T2 टाइम के बाद में L1 डिस्टेंस कवर करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट वेलोसिटी कितनी है, v, और कन्वेयर बेल्ट की भी लेफ्ट वेलोसिटी कितनी है, v। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो दिक्कत, परेशानी, कंफर्म, ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर से क्लियर कर लेना, यहीं पर है इसका टर्निंग पॉइंट। पहले आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो बेल्ट अपना कॉन्स्टेंटली किस तरफ चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जो ब्लॉक के कांटेक्ट में सरफेस है वो लेफ्ट में जाएगी, ब्लॉक जाएगा राइट में, एंड पॉइंट मतलब रोलर 2 पर जाके सपोज जो मोमेंट्री रेस्ट पर आए क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद में क्या होगा, ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट इस ब्लॉक को वापस लेफ्ट में ले जाने की ट्राई करेगा, लेकिन ब्लॉक क्या करेगा, इसको अपोज करेगा ड्यू टू इनर्शिया। डन। और सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आके फ्रिक्शन इतना बन गया या इसको इस तरह मैनेज कर दिया कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस सिचुएशन में अब हम लोगों को क्या काउंट करना है, हीट एनर्जी अमाउंट काउंट करना है। अब हीट एनर्जी अमाउंट काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्रीज बनानी है, उन एलिमेंट्रीज पर ध्यान दीजिएगा। अब रियल कैलकुलेशन शुरू होती है। अब तक तो बड़ा सिंपल था, अगर एलिमेंट्री मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन है समझ में आ गया। अब देखिए कुछ एलिमेंट्रीज बनाते हैं, ध्यान दे रहे हैं। टाइम T1 की कैलकुलेशन करें, ध्यान दीजिएगा। टाइम टेकन फ्रॉम रोलर 1 to 2, रोलर 1 से रोलर 2 तक जाने में कितना टाइम लगा था। अगर इस टाइम पर हम लोग बात करें तो टाइम कितना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। v = u + 80 कर दूंगा, बताइए तो टाइम कितना हो जाएगा ना, v - u/a। तो समस्या, तो दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वी नॉट। एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ये सुन लो, तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी। फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एम जी, रेफ इज इक्वल टू एम ए, देन ए इज इक्वल टू म्यू जी। पूरा टाइम कंजप्शन T1 कितना हो गया था, वी नॉट अपॉन म्यू जी। डन। तो समस्या, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो वी नॉट की वैल्यू यही रख सकते हैं, 2 म्यू जी एल अपॉन म्यू जी, और आप चाहें तो अंडर रूट में इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो, वरना बाद में कर लेना। देख लेते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में बनता है, उसके बाद देखते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट लें, टाइम टेकन फ्रॉम रोलर सेकंड से पोजीशन 3 तक आने में टाइम कंजप्शन करें, रोलर 2 से, और ब्लॉक जब पोजीशन 3 तक आएगा उसमें हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। वैसे टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग मैंने एज्यूम किया T2, तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर से कैलकुलेट करें, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, इनिशियल कितनी है, 0। इस वाले मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल कितनी है, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, v इंटू जी, बोलो बच्चों, v अपॉन म्यू जी। यस, तो समस्या, दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है उससे L1 पर ही फोकस किया जा सकता है, दिमाग लगाइए ढंग से अच्छे से। 2 से 3 तक का जो मामला है उसमें हम लोग बात करें, वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें हम लोग, ध्यान देना, ढंग से सुनना होता, अच्छे से समझना। थोड़ा यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना रहा, म्यू एम जी L1, और यहाँ से तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, हाफ एम जी स्क्वायर। तो ऐसे L1 की वैल्यू आ जाएगी क्या अवेलेबल, बताओ, तो समस्या ध्यान से सुनना। बॉडी जब यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर आकर अपना कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ सेम वेलोसिटी चलना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से आकर लेकर कौन है, फ्रिक्शन तो लेकर है, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, म्यू एम जी L1, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एम जी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, L1। फाइनली बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, हाफ एम जी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो L1 की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर अपॉन, डन है। अब बच्चों आप लोगों को हीट एनर्जी कैलकुलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एलिमेंट्रीज आपके पास सारी आ चुकी हैं, इन्हीं एलिमेंट्रीज का यूज़ करते जाइए और आगे चलते जाइए। हीट एनर्जी लॉस मतलब फाइनली है तो एनर्जी लॉस ही ना, एनर्जी है, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू वर्क डन। डन, तो वर्क डन के बाद हम लोग कर लें, तो देखिए ध्यान दीजिए, हीट एनर्जी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग वर्क डन लेते हैं 1 2, फिर लेते हैं 2 3, ये हमारा टारगेट है, सुन तो रहे आप लोग, पहले 1 से 2 और फिर 2 से 3। तो देखिए ध्यान दीजिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, थोड़ा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 से 2 तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एल तो कवर कर ही रहा है, प्लस वो भी तो कवर करेगा जो बेल्ट लेफ्ट में जाएगा, जो बेल्ट इतने टाइम तक ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है, T1 टाइम। तो इतने टाइम में जो बेल्ट है, बेल्ट भी तो लेफ्ट में जाएगा, तो वो डिस्टेंस भी तो कवर करेगा ऑब्जेक्ट, अभी तो पहुंचेगा यहाँ पे, ये पकड़ नहीं बात, फिर से ध्यान देना। अगर ये बेल्ट रुका हुआ रहता, बेल्ट रेस्ट कंडीशन में होता, तो ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट कवर करना है L। लेकिन जब ब्लॉक 1 से 2 की तरफ चल रहा हो तो लेफ्ट में, सॉरी बेल्ट भी तो लेफ्ट में जा रहा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बेल्ट ने जो पाथ कवर किया लेफ्ट में, वो भी तो ब्लॉक कवर करेगा राइट में, तभी तो एंड तक पहुंचेगा, नहीं समझे।
अगर मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक में 4 स्टेप राइट साइड चला, लेकिन ड्यू टू ग्राउंड और प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को हमने अफेक्ट, तो प्लेटफॉर्म जो है ना 2 स्टेप मान लीजिए अपोजिट चला गया, तो रियल डिस्प्लेसमेंट तो 2 स्टेप ही रहा ना। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का। जब ये बेल्ट रेस्ट कंडीशन में, तो ब्लॉक चला गया सपोज 4 मीटर, लेकिन जो बेल्ट है वो भी चल रहा है 2 मीटर, तो बेटा रियल डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर ही बचा ना। अब समझ आ गई बात? तो ब्लॉक को अगर 1 से 2 तक आना है तो एल लेंथ तो कवर करनी ही है, तो इसके अलावा वो लेंथ भी कवर करनी है जो कि बेल्ट लेफ्ट में चल चुका होगा। समझ में आ गई बात? तो वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे आप लोग? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पक्का? तो दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है? v। बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है? v। और यहाँ से आने आने में टाइम कितना लगेगा? t1। t1 की वैल्यू रख देंगे क्या आप लोग? 2 म्यू जी एल अपॉन म्यू जी। बताइए कोई दिक्कत? ये वर्क डन आ गया 1 से 2 तक। डन? पक्का? अब बेटा 2 से 3 तक की बात करें तो फोर्स तो उतना ही बनेगा। यस और नो? डन? अब आप सोचिए ना, जब ब्लॉक यहां से आगे रहेगा तो बेल्ट ने जो पाथ कवर किया वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां से आते में कितना टाइम लग रहा है बच्चे? t2। कितना टाइम लग रहा है? t2 की वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा मैं। यस और नो? पक्का? और माइनस L1। माइनस L1 क्यों किया? कि रियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप सोचिए अगर ये ब्लॉक एक जगह रहता तो भी L1 तो कवर कर ही लेता ना। तो फ्रिक्शन ने काम कहाँ किया होगा? हीट कब बनी होगी? जब बेल्ट तो ले जा रहा है राइट में, सॉरी बेल्ट तो ले जा रहा है लेफ्ट में और ब्लॉक चलना चाह रहा है राइट में, उसी ड्यूरेशन में हीट बनी होगी ना। तो उस ड्यूरेशन में कितना पाथ कवर किया? इतना। जबकि अगर बेल्ट पर रखा रहता ब्लॉक तो भी L1 तो कवर कर ही लेता बेल्ट के साथ साथ। तो रियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितने में फ्रिक्शन ने अपना काम किया और माइनस बेल्ट ने जो पाथ कवर किया। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? बच्चों अगर ये स्टेप क्लियर है आप लोगों का तो फिर इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, अब तो सीधे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ तक ही था जो दिमाग लगाने लायक चीज़ थी, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। ध्यान तो दो ढंग से। H इक्वल टू म्यू एम जी कॉमन ले लोगे थ्रू आउट। समझ रहे हैं? ये म्यू एम जी थ्रू आउट कॉमन ले लेना। और बच्चों L1 की वैल्यू भी हम लोग रखी थे क्या? तो जो कि L1 की वैल्यू नजर आ रही है रखते हैं या अगले स्टेप में रखो? चलो अगले स्टेप में रख दो। यहाँ पर कितना रहा? L प्लस वी अंडर रूट 2 म्यू जी एल अपॉन म्यू जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी माइनस L1 कितना बेटे? वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। क्या बात है? क्लियर अपने को? कुछ बताओ तो समस्या। इनकेस अगर आगे बात करें तो म्यू एम जी एल प्लस वी अंडर रूट 2 म्यू जी एल विजिबल है क्या? वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी 1 माइनस हाफ प्लस हाफ रह जाएगा ना। वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ओके, देन हीट एनर्जी लॉस म्यू एम जी। बच्चों एल से ले ले 2 म्यू जी एल प्लस दिस अपॉन म्यू जी और इसको सॉल्व करने पर वी स्क्वायर पर 2 म्यू जी। तो 2 म्यू जी मैंने एलसीएम लिया, कितना रहेगा? 2 म्यू जी एल प्लस 2 वी अंडर रूट 2 म्यू जी एल
प्लस वी स्क्वायर। यस और नो? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना? म्यू जी, ठीक है। एंड इन दिस सिचुएशन हीट एनर्जी अमाउंट m/2 m/2। और यहाँ से हम लोग ये कर लें क्या कि इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, v प्लस √2 म्यू जी एल होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए m/2 तो आ ही गया। अब यहाँ पर अगर बात करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2v √2 म्यू जी एल, तो a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई कर देना। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं?